किन तरह के लोगों में नॉर्मली ये होता है? फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि जिसमें लोग बात ज्यादा कर रहे हैं उसमें तो कोई टेंशन नहीं होती। इसमें कोई एज लिमिट है कि अप टिल सर्टेन एज आप पेशेंट को सर्जिकल प्रोसीजर ऑफर करते हैं? हकीम या इलाज करा के आते हैं तो गले के जो मखसूस टॉन्सिल्स खराब होते हैं उसमें कभी कभार गर्म लोहा या गर्म कोयला जो है वो लगाया होता है। सर वो बहुत सारे खानदान में कुछ माइयाँ होती हैं जो टॉन्सिल्स का इलाज करती हैं। गला दबा के सर वक्ती तौर पे जो सिम्टम्स होते हैं उनमें तो रिलीफ आ जाता है, लेकिन जैसे ही स्टीरॉइड्स का असर बॉडी में ख़त्म होता है फिर से अलामात और शिद्दत से आते हैं। एक पेशेंट जिसका आज टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ है वो अगले दिन रूटीन के काम शुरू कर सकता है या उसके लिए 2-3 दिन का आराम जरूरी है? आइसक्रीम का, ठंडे मशरूबात का, जूसेस की सूरत में इतना अहम रोल नहीं है जितना पेशेंट जितना जल्दी च्यू करना शुरू करे। वेस्ट में और ईस्ट में ज्यादातर हमारे यहाँ पे एरियाज में टॉन्सिल्स कहाँ पे ज्यादा नजर आते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, सर्जन कोई के सेट से मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर वजाहत और हमारे यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट आज हमने बुलाए हुए हैं वो हैं जी डॉक्टर दामिश अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बचपन से सुनते आते हैं कि क्या हुआ, गले की क्या खराबी हो गई, तो हम एक ही चीज कहते हैं कि यार टॉन्सिल हो गए हैं। तो टॉन्सिल्स के साथ अब जो टॉन्सिल का वर्ड है ये बहुत ज्यादा डॉक्टर्स भी बड़े प्रोनाउंस अच्छे तरीके से करके हमें बात करते हैं, तो हमें उनकी रिपरकशंस का अंदाजा नहीं होता है। हमें भी डॉक्टर्स इसी तरह ही बात करते होते थे कि टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद आइसक्रीम आप ज्यादा खा सकते हैं, हमें सिर्फ इतना ही पता है। टॉन्सिल्स पे बात करने के लिए मैं और डॉक्टर वजाहत तो आपके पास होते ही हैं। मुझे भी लगता है कि अब मैं थोड़ा डॉक्टर मैं भी हो गया हूं तो मैं भी आगे किसी गांव में जाकर लोगों को ये छोटी मोटी चीजें तो बिल्कुल बता सकता हूं। लेकिन आज टॉन्सिल्स के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज के हमारे मेहमान डॉक्टर दामिश अरसलान हैं जी। ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। तो हमारे आज के मेहमान से हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और दूसरा ये कि सर टॉन्सिल्स असल में है क्या और कैसे ये आता है और ठीक कैसे होता है? सर ओवर टू यू। टॉन्सिल्स असल में मुंह के पिछले हिस्से में दूध हैं जो लिम्फॉइड टिश्यू है, और उसके अलावा उस जगह पे और बहुत सा लिम्फॉइड टिश्यू मौजूद है जो कि कुव्वत मुदाफ़ियत का काम करता है। ठीक है। टॉन्सिल्स हर किसी में मौजूद होते हैं और जब बार बार गला ख़राब होने की वजह बने, जिसमें गला ख़राब होना जो कि बुखार की वजह बने, गले में दर्द की कैफियत हो जिसकी वजह से खाने पीने में कमी आ जाए, तो तब टॉन्सिल्स के अलामात होते हैं। ये अलामात होते हैं टॉन्सिल्स में, और ये अमूमन हर एज ग्रुप में होते हैं। बच्चों में चूँकि बच्चों के खाने पीने के मामला कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ये ज़्यादा बाकायदगी से जल्दी इन्फेक्शन हो और उसमें बार बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, स्कूल से छुट्टी, खाने पीने में कमी, ये वजह बनती है कि फिर उसको ऑन टाइम रिमूव कर दिया जाए। डॉक्टर साहब किन तरह के लोगों में नॉर्मली ये होता है? फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि जिसमें लोग बात ज्यादा कर रहे हैं उसमें तो कोई टेंशन नहीं होती। क्या आप कोई जिस तरह कोई गले का इस्तेमाल ज्यादा हो उन लोगों के साथ इस चीज को इम्पेक्ट किया जाता है? जस्ट अ मिसकंसेप्शन। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। गले का जो ज़्यादा बोलचाल का इस्तेमाल है या उसमें जो चीज़ अफेक्ट होती है उसमें लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स ज़्यादा होते हैं, बोलने वाली तारें, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। टॉन्सिल्स का ज़्यादा बोलने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, खाने पीने के आदत का ख़राब होना या ओवरऑल इम्यूनिटी का कम होना या कोई अपर जीआईटी, मैदे की तेज़ाबियत, सोजिश का बायस होना, इसकी वजह से पूरा गला ख़राब होना, जिसमें सिर्फ एक टॉन्सिल नहीं ख़राब होता, पूरा गला ख़राब होता है। लेकिन उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन होती है गला ख़राब होने की वो टॉन्सिल्स वजह बनती है। सर इसमें कोई एज लिमिट है कि अप टिल सर्टेन एज आप पेशेंट को सर्जिकल प्रोसीजर ऑफर करते हैं और उसके बाद नहीं करते, या क्या है इसके अंदर? इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ज़्यादा टॉन्सिल्स का जो प्रॉब्लम है वो जब ख़राब होते हैं तो बचपन से ही ख़राब होना शुरू होते हैं, और बचपन में जो डिसीजन होता है किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर का वो पेरेंट्स पे होता है। बिल्कुल। पेरेंट्स के हवाले से बहुत सी मिसकंसेप्शंस होती हैं कि इससे इम्यून सिस्टम और कम हो जाता है या ये फिर से आ जाते हैं। ये डिफरेंट लोग, एक जनरल परसेप्शन ही है कि इनका इलाज नहीं कराना चाहिए।
शुरू में गले ख़राब होते हैं जिसमें टॉन्सिल्स वजह बनती है मेजर। जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर इसका इलाज ना करवाया जाए ये मुंह की और बीमारियों का और इवन मैदे की बीमारियों का बायस बनता है। ठीक है। और एक मखसूस एज में, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम अडल्ट्स में बात करें, अगर उस टाइम एक पेशेंट आए हमारे पास और वो एक हिस्ट्री दे कि बचपन से जब से मैंने होश संभाला है गला ख़राब हो रहा है और अभी मेरी बस हो गई है इसको ऑपरेट करने, उस पेशेंट्स को हम बताते हैं कि उनमें ये सर्जरी 100% रिलीफ का बायस नहीं बनेगी, क्योंकि हमने खाली टॉन्सिल्स निकालने हैं गले के और हिस्से जो इसकी वजह से ख़राब हो गए हैं उसमें आपको बाद में फिर भी एहतियात खाने पीने में करनी पड़ेगी। सर वो बहुत सारे खानदानों में कुछ माइयाँ होती हैं जो टॉन्सिल्स का इलाज करती हैं। गला दबा के सर? नहीं सर, वाकई मैं आगे गला दबा के ये एक मिसकंसेप्शन है, मैंने सुना हुआ है कि गले में उंगली डाल के कुछ करती है। सर कुछ सुना है आपने कि इस बारे में कोई मिसकंसेप्शन कभी आपके सामने आई? सर पुराने वक्तों में मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, अभी भी हमारे जो है गांव देहात से जो पेशेंट्स आते हैं उनमें देखा हुआ है अक्सर के जब टॉन्सिल्स ख़राब होते हैं करीबी डॉक्टर तो मैं नहीं कहूँगा, हकीम या उनसे इलाज करा के आते हैं तो गले के जो मखसूस टॉन्सिल्स ख़राब होते हैं उसमें कभी कभार गर्म लोहा या गर्म कोयला जो है वो लगाया होता है कि इसे हम ऐसे जला देंगे। वो कोयला या गर्म लोहा टॉन्सिल्स तो नहीं इतना की सकता, बाकी और सारी चीज़ों की तबाही फेर देता है। वैसे नाज़रीन वाकई ये बहुत सी चीज़ें ऐसी स्केरी हैं हमारे लिए, वो इग्नोरेंस इज ब्लिस की बात ही कर रहे होते हैं हम कि हमें कम से कम चीज़ों का पता होना चाहिए। दैट्स वाई हमारे इस प्रोग्राम से हम अपने आप को भी एजुकेट कर रहे होते हैं और आप लोगों को भी एजुकेट कर रहे होते हैं कि ये किस तरीके से ठीक हो सकती हैं, उनको बेहतर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब इसी पे ही आता हूँ कि जहाँ पे हम हकीमों की बात करते हैं तो ये हकीम भी इसी, और मुझे लगता है कि हकीम सर ज्यादा गर्म किस्म के होता है कि गर्मी निकल जाएगी, तो ये नाक से मुंह से गले से भी गर्मी निकाल देते हैं सर हकीम, तो उनका क्या किया जाए सर? हिकमत की जो मेडिकेशन जो अभी ज़्यादा वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल एक मेजर प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है। स्टीरॉइड्स का बाकायदगी से रेगुलरली इस्तेमाल उस वक्त वक्ती तौर पे जो सिम्टम्स होते हैं उनमें तो रिलीफ आ जाता है, लेकिन जैसे ही स्टीरॉइड्स का असर बॉडी में ख़त्म होता है फिर से अलामात और शिद्दत से आते हैं। बार बार स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल जाके हमारे जिगर, हमारे गुर्दे, हमारे मैदे की ख़राबी का बायस बनता है। डॉक्टर साहब हमारे लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हमने इसका सर्जरी करनी है तो एक तो कितना टाइम इनकी सर्जरी में लगता है और उसके बाद का इनको क्या कंसिडरेशंस होती हैं? वही अगला सवाल मैं भी डॉक्टर दामिश से करना चाह रहा था कि सर्जिकल प्रोसीजर्स वही हैं जो हमेशा से चलते आ रहे हैं, लेकिन या जिस तरह मैं अपने हर जो भी कोई प्रोग्राम करता हूँ हम बात करते हैं कि जी एक पुराना तरीका इलाज है और अब हम एक कैमरे से करते हैं, तो ये डॉक्टर दामिश से हम पूछते हैं कि सर सर्जिकल प्रोसीजर के स्टेप्स वही हैं या इसके अंदर भी एडवांसमेंट आ गई है? इसके अंदर भी वक्त के साथ साथ एडवांसमेंट आ गई है, जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स में टॉन्सिलेक्टमी अभी डे केयर सर्जरी हो गई है। ठीक है। और ऑपरेट पेशेंट को किया और जब 5-6 घंटे में पेशेंट स्टेबल हुआ, खाना पीना फिर से शुरू हुआ, तो पेशेंट जो है एज अ डे केयर ट्रीट होके रात को घर जा सकता है। और प्रोसीजर्स में कुछ चेंजेस आई हैं, प्रोसीजर बेसिक स्टेप्स तो वही हैं, उनमें एडवांसमेंट आ गई है गैजेट्स की सूरत में, इंस्ट्रूमेंट्स की सूरत में, जिसमें बाद में पर ऑफ ब्लीडिंग खून का ज़िया कम से कम और बाद में वूंड की जल्दी हीलिंग वो उनके साथ। और दूसरा एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हीलिंग टाइम कितना है? मतलब जिस तरह आपने बताया, मैं अभी अपने बहुत सारे पेशेंट्स को बताता हूं कि एक इरास प्रोटोकॉल है, इनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी, और उसमें यह है कि पेशेंट जितना जल्दी रिकवर होके घर जाएगा और अपनी रूटीन पे जाएगा उतना अच्छा वो रिकवर करेगा उस सारे प्रोसेस से। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या, जिस तरह आपने कहा कि अब ये डे केस हो चुका हुआ है, डे केयर हो गया है, तो क्या एक पेशेंट जिसका आज टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ है वो अगले दिन रूटीन के काम शुरू कर सकता है या उसके लिए 2-3 दिन का आराम जरूरी है? रिकवरी बच्चों में एज कम्पेयर टू अडल्ट ज़्यादा जल्दी होती है और
अगले दिन तो नहीं, लेकिन अगर वो कोई बच्चा है, बच्चों को जरा बिठाना पड़ता है, उनको कुछ टाइम देना टिक के बैठ जाओ टिक के बैठ के, तो उनको जरा 4 to 5 डे जो है वो रूटीन में अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल वो कैरी आउट कर सकते हैं। और ये तो अभी डे केयर प्रोसीजर हो गया है, और इसमें कोई बाद में बहुत ज़्यादा दर्द के हवाले से उसमें वो मेडिकेशंस हम ली जाती हैं, प्रॉपर डाइट बताई जाती है, और जो प्रॉपर वुंड हीलिंग रिकवरी है इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 10 to 14 डेज। और सर इसका भी जो डिसीजन है सर्जरी का, ये एग्जामिनेशन बेस्ड ही है, इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बस उसने आना है, ईएनटी सर्जन को दिखाना है और उसने देख के फिर ये डिसाइड करना है कि क्या इसको सर्जरी ऑफर करनी है या नहीं। एक तो हमारे पास एज ए जर्नल पेशेंट्स जो आते हैं रेफरल के तौर पे, एक बहुत बड़ा नंबर पेशेंट्स का हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स या कार्डियोथोरेसिक्स की तरफ भी आता है, क्योंकि जब टॉन्सिल्स ख़राब होते हैं, इसमें जो ख़राबी की वजह बनने वाले जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो इन अ लॉन्गर रन या इवन इन अ शॉर्टर टर्म इन सम नंबर ऑफ पेशेंट्स वो जाके दिल के वॉल्स पे अटैक का बायस, उनकी ख़राबी का बायस, और स्पेशली जोड़ों में दर्द की शिकायत का बायस बनता है। तो उनको उतनी जल्दी, या कोई ऐसे पेशेंट्स जिनकी वॉल्व रिप्लेसमेंट हो रही हो, तो प्रोफाइलेक्टिकली भी उनमें जो है पेशेंट्स भेजे जाते हैं कि ये जो सोर्स है इनका यहाँ पे जहाँ पे ये पाए जाते हैं बॉडी में, इनको वहाँ से निकाला जाए ताकि वो मज़ीद और ख़राबी का बायस नहीं बने। जी, कोई दवाइयाँ वगैरह सर इनके साथ साथ चल रही होती हैं जो लोगों को इसके साथ दिया जाए कि जी आपके दर्द से ठीक हो जाएंगे, और उनके साथ एक तो एहतियात है खाने पीने में, बाकी और एहतियात में क्या चीज़ आती है सर कि जब आपका एक ऑपरेशन हुआ हो, ऑपरेशन के बाद क्या चीज़, सूप्स हैं या कोई मीठा है वो आप इस तरीके से खा सकते हैं, या कोई मेन हार्ड जो कोई इनटेक है वो ना की जाए? पहले वक्तों में जिस घर में ऑपरेशन होता था टॉन्सिल का, उस पूरे घर के बच्चों की मौज लगी आइसक्रीम, जी बिल्कुल ऐसे। अब भी ट्रेंड्स आर चेंजिंग, चीज़ें और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है। आइसक्रीम का, ठंडे मशरूबात का जूसेस की सूरत में इतना अहम रोल नहीं है, जितना पेशेंट जितना जल्दी च्यू करना शुरू करे, चबाना शुरू करे, उतनी जल्दी वुंड हीलिंग तेज़ होती है। तो हम अभी पेशेंट्स को च्यूइंग, सॉफ्ट डाइट और स्पाइसी सॉल्टी चीज़ों से ज़रा कुछ अरसे का परहेज़ बताते हैं, ताकि वुंड हीलिंग जो है वो रैपिड हो सके। वेस्ट में और ईस्ट में ज़्यादातर हमारे यहाँ पे एरियाज में टॉन्सिल्स कहाँ पे ज़्यादा नज़र आते हैं आपको, और वो किस वजह, मतलब ये इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द एनवायरनमेंट और रीजन किसी के साथ, ये आपकी अपनी जो जेनेटिक्स है उसके मुताबिक ही होता है? जी, अपनी बॉडी इम्यूनिटी इन बिल्ड जो है इम्यूनिटी है उससे रिलेटेड ये होता है। जिसकी इम्यूनिटी ख़राब हो रही है, जो एक ख़राबी की वजह बन रही है, इवन वो गार्ड्स ही हो, तो बेहतर है कि मेडिसिन्स बार बार खाने की सूरत में उनको डिले किया जाए और उनको बर वक्त ट्रीट करके ऑपरेट करके उनसे निजात हासिल कर ली जाए। लास्ट वर्ड डॉक्टर साहब। अगेन जो एक हमारा एम्फेसिस रहता है, जिस तरह हम हमेशा पेरिफेरी वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम ज़रूर उनके लिए एक मैसेज छोड़ते हैं कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है और हर महीने गले ख़राब के साथ आ रहा है, तो उसको ज़रूर रेफ़र करें एक ईएनटी सर्जन के पास, जो कि प्रॉपर तरीके से उसका इलाज कर सके। बाज़ औक़ात एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एक पेशेंट ठीक नहीं हो रहा किसी जीपी से, तो वो थोड़ा सा ईगो का मसला बन जाता है कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, और वो उसको रेफ़र भी नहीं कर पा रहा होता। तो इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि इंसानी जान और इंसानी सेहत से कीमती कोई चीज़ भी नहीं। बिल्कुल सही। अगर एक चीज़ मैनेजेबल नहीं है पेरिफेरी के डॉक्टर्स के लिए, तो उसको ज़रूर हायर सेंटर में रेफ़र कर देना चाहिए टाइमली। डॉक्टर साहब, लास्ट वर्ड्स ऑन टॉन्सिल्स, अगर आपके ज़हन में कोई चीज़ ऐसी जो हमसे मिस हो गई है और आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें कि कोई चीज़ ऐसी ज़हन में आती है सर? इसमें यही बोलूँगा कि अपना ख्याल रखें, सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज़ अ ब्लेसिंग। अपने खाने पीने के मामलात में, अपनी नींद में, अपनी डेली लाइफस्टाइल में ख्याल रखें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। हमारी आज का जो प्रोग्राम था वो टॉन्सिल्स पे था, और हमारे मेहमान डॉक्टर दानिश अरसलान और
डॉक्टर वजाहत मेरे साथ होते ही हैं। मेरे वालिद साहब एक दुआ दिया करते होते थे और वो कहते थे सेहत दी बादशाही थी वे। तो हमें भी इसी तरह ही हर एक को दोनों डॉक्टर साहिबान ने यही बात की है कि अपना ख्याल बहुत रखें, क्योंकि सबसे पहले आप हैं जिनको अपना ख्याल रखना है और आपके आसपास के लोग उस अपने मुताबिक आपका ख्याल ज़रूर रखेंगे, लेकिन फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू लव योरसेल्फ। सो मुझे और मेरे साथियों को यहाँ सर्जन कोई कोई के सेट से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।